This call is now being recorded. अच्छा बेटा मेरी बात सुनो। बात ये है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज होती है। मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये क्या कह रहा है? हैव यू एवर वंडर्ड that how the wavelength of the light waves as small as 650 nanometer was measured? जब हम आपको ये कहते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो 0.000065 मीटर है, फिर आप पूछें कि जरा सर्फ क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर की लाइट क्या है और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ क्या है, तो हम कहते हैं जी कि ऑरेंज कलर की जो वेवलेंथ है वो ये है। तो आप पूछें कि सर ये कैसे कर लिया आपने, ये कैसे मेजरमेंट्स हुई, ये किस तरह से मेजरमेंट्स की गई। जब आप पूछते हैं सर एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, हम आपको बता देते हैं 10⁻⁻10 मीटर है। आप पूछें अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ क्या, हम आपको वो भी बता देते हैं। किस तरह से ये मेजरमेंट्स हुई हैं, आप देखें इंफ्रारेड की मेजरमेंट, सब की वेवलेंथ पता है। तो ये जनाब काम होता है। ब्लू में देखें क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली रूल्ड पैरेलल लाइंस स्लिट्स ऑनटू अ ग्लास और मेटल। ये क्या चीज, ये देखिए ये एक पिक्चर आपके सामने आ रही है। इस पिक्चर में क्या है जी, इसमें देखिए पैरेलल स्लिट्स हैं, बहुत सारी क्या है पैरेलल स्लिट्स हैं, यानी पैरेलल स्लिट्स हैं। और एक स्लिट को आप कहते हैं रूलिंग, यानी इस तरह कर लें, ये आपके सामने इस तरह की कुछ सेटअप है यूं करके, ठीक है कि नहीं। और इसमें आपने एक छोटी सी ये स्लिट बनाई हुई, इस स्लिट को रूलिंग भी कहते हैं। और फिर ये दूसरी स्लिट है एक, और फिर ये तीसरी स्लिट है, और फिर ये चौथी स्लिट है, और इधर से ये देखें यूं करके ये इस तरह करके, ये इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अब ये पैरेलल लाइन से पैरेलल यूं, और इसमें से बेटा आप देखें 4 आपने स्लिट्स प्रोवाइड कर दी। इस तरह बेशुमार ये देखें पैरेलल स्लिट्स बनी हुई होती हैं जिससे फिर लाइट पास करती है, ठीक है कि नहीं। और इन स्लिट्स को रूलिंग्स कहते हैं। दी स्लिट्स लाइंस आर कॉल्ड रूलिंग्स। ये देखें ये इस तरह मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसमें ये देखें 4 स्लिट्स बनाई हैं, 4 रूलिंग्स बनाई हैं, 4 लाइंस बनाई हैं। इन 4 स्लिट्स से लाइट पास कर सकती है, और ये बड़ी छोटी छोटी बारीक स्लिट्स होती हैं। मैंने तो खैर यहाँ पर जरा बड़ा करके जूम आउट करके आपके सामने बनाया। अब आप ये चीज देखें कि इसमें जो डी है, छोटा डी, वो है जी 2 स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। छोटा डी क्या है, 2 स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा आए जरा अब इसको हम देखते हैं स्टेप वाइज, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या इसमें बातें आ सकती, ठीक है कि नहीं। ये देखिए जी, मुझे बात बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है। हेलो, ये यार बात आपको समझ में आ गई कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है जी। सर वेवलेंथ मेजर करने का तरीका है। नहीं लेकिन ये चीज क्या है, मतलब है क्या, ये देखो ये इसमें एक स्लिट है, फिर ये एक दूसरी स्लिट है, और फिर ये एक तीसरी स्लिट है ऐसे करके, फिर ये एक चौथी स्लिट है, फिर ये एक 5वीं स्लिट है, और इसको आप कवर कर लें, ठीक है कि नहीं। यूं इस तरह करके ये स्लिट्स, और इन स्लिट्स में से लाइट गुजरती। और अगर इसको साइड व्यू देखें इसका, तो साइड व्यू यूं है, ये ओपनिंग्स हैं, ठीक है कि नहीं। अब इस पे लाइट आकर जब स्ट्राइक करती है तो ये यहां से वैसे सर ये डायफ्रैक्शन, ओपनिंग तकरीबन कितनी बड़ी होती होंगी? ये बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन पूछा है।
कि ये ओपनिंग्स कितनी बड़ी होती हैं, और ये यहाँ से यूं डायफ्रैक्ट जी। बेटा ये जो स्लिट होती है ना, ये आप कह लें 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होती है रफली, उसकी जो विड्थ है, ठीक है कि नहीं। 10⁻⁻⁶, यानी इस तरह है कि ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ठीक है कि नहीं। तो जो ये एक स्लिट की विड्थ है ना, ये पूरी, ये रफली कह लें से 1 × 10⁻⁶ मीटर इस तरह हो सकती है। और दो स्लिट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, मुमकिन है ये 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही वेरी करती है, पता है क्यों? क्योंकि हर तरह की ग्रेटिंग बनाई हुई है उन्होंने। हर तरह की ग्रेटिंग बनाने का मतलब ये है कि यू नेम इट, हर तरह की विड्थ की, हर तरह के डी के, ये डी कहलाता है कि ग्रेटिंग अवेलेबल है। यानी इस तरह की ग्रेटिंग भी अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी ग्रेटिंग बनाए जिसके अंदर बिल्कुल करीब हो ये जो छोटे रूलिंग्स होते हैं, तो उसका डायफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, इसको बात करते हैं। आपको पता है इस तरह की भी ग्रेटिंग मौजूद है कि ये देखें, ये एक आपके पास मेटल रॉड है, ये भी मेटल रॉड है, ये बीच में एक सरिया लगा हुआ है, ऐसे समझे, ये सरिये का एक रॉड, फिर ये एक सरिये का रॉड, फिर ये सरिया ऐसे, ये ठीक है कि नहीं, इस तरह करके। और दो रॉड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो रफली 2 सेंटीमीटर है। दो जो रॉड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये वो ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर। इस तरह की भी ग्रेटिंग बनाई हुई है। ये ग्रेटिंग माइक्रोवेव्स के साथ डील करती है, ठीक है कि नहीं। और ग्रेटिंग इतनी इस तरह की भी है कि जिसमें 6000 रूलिंग्स पर सेंटीमीटर है। 6000 रूलिंग्स पर सेंटीमीटर, समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रेटिंग है, ठीक है ना, उस पे ये एक स्लिट ऐसे करके, एक वो है ओपनिंग स्लिट है, फिर इस तरह की एक स्लिट है, और ऐसी 6000 स्लिट्स है सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। और वो फिर आप उसको सर देखेंगे इतनी ना जब छोटी आप, स्लिट बनाना मुमकिन कैसे है? बेटा वो स्पेशल डायमंड कटर के साथ बनाते हैं, इस बहुत ज्यादा उसमें महारत है, उनको बना लेते हैं। और आप उसको वैसे जब देखेंगे ना, आपको हम पकड़ाएंगे ना कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, तो आपको एक आम शीशे की तरह ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा उसमें से, उस स्लिट में से लाइट्स पास हो रही होती है कि उनके बीच का जो डार्क रीजन है ना, वो ऑलमोस्ट आपके लिए अनविजिबल होता है। समझ आई मेरी बात? आपको एक सिंपल पीस ऑफ ग्लास ही नजर आएगी। जिस तरह फर्ज करें, मैं आपको एक देखेंगे उसमें से दिखाता हूँ, यूट्यूब में से ग्रेटिंग। एक मिनट, ग्रेटिंग। अब ये देखिए, एक मिनट है, इसमें एनिमेशन में इस तरह की होती है, वो देखिए। ये जो चीज आपको, एक मिनट है, ये देखिए, इस वीडियो को यहां रोक के देखें। ये जो बेटा, ये जो सेंटर में देख रहे हैं आप, जिसके गिर्द मैंने दायरा लगाया है, हाँ, ये आपको क्या नजर आ रहा है? एक शीशा नजर आ रहा है ना इसके बीच में, है ना? हेलो। जी सर। हालांकि ये पूछे क्या है, इस ये जो मैं इसमें ज्यादा जूम वो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने ये बात दिखाई है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। आपको ये क्या नजर आ रहा है? एक शीशा नजर आ रहा है ना? हेलो। जी सर। लेकिन एक्चुअली जी इसमें सर। क्या है? एक्चुअली इसमें क्या है? इसमें स्लिट्स हैं। लेकिन चूंकि वो स्लिट्स इतने करीब हैं, इतनी करीब हैं कि उनमें से जब लाइट पास होती है, तो उनके जो बीच में जो ये डार्क रीजन है, जहां से लाइट ने पास नहीं होना था, वो आपको महसूस ही नहीं होते। और आपको वो सिंपल प्लेन, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें तो बड़ी बारीक बारीक स्लिट्स हैं। इसमें तो बड़ी बड़ी बारीक बारीक क्या है, स्लिट्स हैं, बहुत ज्यादा स्लिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है कि नहीं?
जी मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें यहाँ तक? हेलो जी, यहाँ तक ठीक है बेटा? नहीं सर। अच्छा, अब जी सबसे सर। पहला काम ये है, सबसे पहला काम ये है, आप मुझे एक बात बताएं। ये फर्ज करें कि मैं आपके सामने एक ग्रेटिंग बनाता हूं, एक मिसाल देता हूं आपको, ये देखिए। ये फर्ज करें कोई ग्रेटिंग है ऐसे, मैं अभी एक सपोज्ड रीडिंग्स लेता हूं। ये एक स्लिट है, ठीक है, ये एक और स्लिट है, ये एक और स्लिट है, और ये एक और स्लिट है, ठीक है कि नहीं? अब ये बीच में ना मैं ऐसे ऐसे ये ऐसे कर लें, इस तरह से। जी, ये यूं, ठीक है। अब आगे देखें, यहां से लेके यहां तक हम कहते हैं जी ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप देखें इसमें कैपिटल एन को कहते हैं बेटा ग्रेटिंग रूलिंग्स, ग्रेटिंग रूलिंग्स यानी कैपिटल इसमें है जी 4 स्लिट्स पर सेंटीमीटर, या 4 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं अगर इसमें 4 लाइंस पर सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस डी किस तरह निकलेगा? ये डिस्टेंस डी है, ठीक है कि नहीं? यही डिस्टेंस डी इसके भी, इनवर्स होगा। जी, ये डिस्टेंस डी इसके भी तो बराबर है। ये देखिए यूं इसके भी बराबर है। तो मैं ये कहूं कि 4D = 1 सेंटीमीटर एंड D = 1/4 सेंटीमीटर। और अगर मैं कहूं कि जी D जो है वो 1/4 और इनके साथ 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। जी मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हाँ, कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक? हेलो। नहीं सर। अच्छा, अब आप लोग ये चीज देखो बेटा, इसके बाद सर ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टू स्लिट? स्लिट्स, टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब आप ये चीज देखें कि अगर फर्ज करो कि जिस तरह आपको याद है, आप करते थे ना फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, उसका मतलब क्या होता था? 500 साइकिल्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या था? ये देखें, ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, अप टिल बेटा 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक ये 500 साइकिल्स, यानी ये जो पूरी लेंथ 1 सेकेंड के बराबर होती थी। तो फिर आप क्या करते थे जब आपने टाइम पीरियड निकालना होता था? जब आप टाइम पीरियड निकालते थे तो आप क्या करते थे? टाइम पीरियड आप इस तरह से निकालते थे, 1/500 कर देते थे, तो ये एक टाइम पीरियड आ जाया करता था एक साइकिल का। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो। हाँ, जी सर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई आपको ये कहता जी है सर। कि ग्रेटिंग इस तरह की ग्रेटिंग है कि उसमें 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस डी किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर/6000। ये बराबर किसके? 10⁻²/6000 मीटर। ये इस तरह से डी बन जाता है जी, 10⁻²। इस तरह से आप डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स निकाल सकते हैं। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है यहां तक? मैंने आपको सबसे नहीं सर। पहली बात क्या बताई? मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है कि ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एज द नेम सजेस्ट, उसमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। दूसरी बात मैंने आपको ये बात बताई है कि दूसरी बात मैंने आपको क्या बात बताई है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ्स को मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। और फिर उसमें तीसरी बात आपको बताइए कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पैरेलल स्लिट्स होती हैं, और स्लिट आपको अगर पता हो कि इतने सेंटीमीटर में इतनी स्लिट्स बनी हुई हैं,
तो दो स्लिट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मुझे बताएं, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो। नो नहीं सर। सर। यहां तक कोई इशू नहीं, ठीक है। अब वापस हम जाते हैं इसके ओरिजिनल नोट्स की तरफ जहां से शुरू हुए, ठीक है जी। Have you ever wondered that how the wavelength of the light waves as small as 650 nanometer was measured? अब देखें इसके बाद, diffraction grating is a large number of closely ruled parallel line slits on or to a glass or a metal, ठीक है कि नहीं? ये बात होगी जनाब diffraction grating. These slits are called rulings. और यहां पर भी देखें बेटा, जो ये पॉइंट है मैंने आपको बताया है, if the grating ruling is 600 lines per millimeter, then तो आप डिस्टेंस d कैसे कैलकुलेट करेंगे? Then d is equal to 1 millimeter over 600. So फार्मूला आपका बन गया d is equal to 1 over n, where n is the number of lines per centimeter or per millimeter, और d है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स। ये अगर आप देखें तो ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे चलें जनाब, ये देखें साइड व्यू ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये साइड व्यू दिखाया आपको, वो स्लिट्स दिखाई, ठीक है। होता क्या है इसमें? होता इसमें ये है कि ये देखें, मैं आपके सामने कुछ वर्किंग करता हूं। ये देखें जनाब के इसमें यहां से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं सर क्लास कब तक है? बेटा 10 बजे तक है। ये देखिए ये यहां से डायफ्रैक्ट कर रही है, ये यहां से डायफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना? यहां से डायफ्रैक्शन हो रही है और यहां से डायफ्रैक्शन हो रही है, यूं ये डायफ्रैक्शन पे डायफ्रैक्शन हो रही है। तो देखें, पहला पॉइंट है कि जी पैरेलल वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट फॉल ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि लाइट डायफ्रैक्ट्स फ्रॉम ईच सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये जो सारे स्लिट्स हैं, मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर इन फेज विद ईच अदर आर प्रोड्यूस्ड। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं बेटा? और हर पहला पॉइंट समझ आया जी जी हाँ, क्या ये वाला पहला सर? पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं लाइट के, पैरेलल वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट फॉल ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये पहला पॉइंट जो है ये इससे रेफर कर रहा है कि यहां से लाइट आई और डायफ्रैक्शन पे गिरी यूं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हर सोर्स से डायफ्रैक्शन हुई, दूसरा क्या कह रहा है? हर सोर्स से डायफ्रैक्शन हुई, ठीक है कि नहीं? और फिर तीसरा कह रहा है कि मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर इन फेज विद ईच अदर आर प्रोड्यूस्ड। और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन दीज सोर्सेज इज जीरो। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ईच सोर्स इज प्रोड्यूसिंग सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो ये देखें, इस पर मैंने YouTube पे टू सोर्स की एक बड़ी अच्छी पड़ी हुई थी वीडियो, वो तो मैंने टू सोर्स की थी, उसकी नहीं थी। एक मिनट, ये लाइब्रेरी डाउनलोड्स में चले गए, जी हाँ, डाउनलोड्स में जाके अच्छा, आपको डायफ्रैक्शन का तो पता है ना बेटा? हेलो जी बेटा, डायफ्रैक्शन जी के सर आता है। जी सर। यस में सर। तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना जी? जी नहीं सर। नहीं सर, सर। सही है। अच्छा जी, उसके बाद इधर देखते हैं। एक वीडियो थी जो मैं आपको दिखाना चाहता।
वो मुझे भी मिल नहीं रही है बेटा। चले मैं बात बताता हूं। अच्छा चले, ये मुझे बताएं, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने ये बताया आपको कि इंटरफेरेंस इस पे आकर जब वेव्स गिरती हैं बेटा तो ये इस तरह से होता है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो। हम्म। जी सर सर। थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। बेटा थर्ड पॉइंट वो ये कहना चाहता हूं मैं, इसमें जो पॉइंट्स है ना, 5 ही पॉइंट है, वो ये मैंने बताना की कोशिश की है कि देखो ये एक वेव फ्रंट आ रही है, ये इस तरह वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? इनके सामने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पड़ी हुई। अब आप मुझे बताएं एवरी पॉइंट ऑन दीज वेव फ्रंट्स बेटा क्या है? हेलो। एवरी पॉइंट ऑन दीज वेव फ्रंट्स बेटा क्या है? एक इन रेस्ट है फेज, सर। इन फेज विद ईच अदर, ऐसा है कि नहीं? यस सर। इन फेज विद ईच अदर। अब ये देखें, ये उसके सामने बहुत सारी स्लिट्स आ गई, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इस पर आकर जब वो वेव फ्रंट्स गिरे तो क्या हुआ? वो यहां से डाइफ्रैक्ट डायफ्रैक्ट, करेंगे। यहां से डायफ्रैक्ट किया उन्होंने, यहां से डायफ्रैक्ट किया, यहां से डायफ्रैक्ट किया। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये स्लिट जो है S1, ये स्लिट S2, ये स्लिट S3, ये स्लिट S4, क्या ये सारी स्लिट्स जो हैं सोर्सेज नहीं बन गए? सर्कुलर वेव फ्रंट्स के सोर्सेज नहीं? ये यस सारी सर है। स्लिट्स इंडिविजुअली सोर्सेज ऑफ सर्कुलर वेव फ्रंट्स नहीं है? है सर। अच्छा, अब ये सारी वेव फ्रंट्स सोर्सेज ऑफ सर्कुलर वेव फ्रंट्स, और क्या इन सारों में फेज डिफरेंस जीरो नहीं? इन सारों में फेज डिफरेंस जीरो, क्योंकि यस सर। एक ही वेव फ्रंट से आपने बनाए बेटा, आपने एक ही वेव फ्रंट से ये सारे सोर्सेज बनाए। तो ये 5 पॉइंट आप दोबारा पढ़ें क्या है? डायफ्रैक्शन ऑफ पैरेलल वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट फॉल ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, light diffracts from each source, many sources of light which are in phase with each other are produced। यानी एक ही वेव फ्रंट से आपने बेशुमार सोर्सेज बना लिए, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज सोर्सेज इज जीरो एंड ईच सोर्स इज प्रोड्यूसिंग सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? हेलो। यस सर समझ आ जी गया। सर। सबको समझ में आ गई? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या है। ये चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या चीज, ठीक है? अच्छा, जब आप बेटा किसी के सामने ना, ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। अच्छा, मैं हर दफा बेटा मेरी बात सुने, ये ग्रेटिंग है ना यूं करके, ये बाजार से आप खरीद के लाए ग्रेटिंग, ये आपके पास आ गई। इस ग्रेटिंग में स्लिट्स हैं यूं बनी हुई, ठीक है? तो कभी आप इस तरह करके साइड व्यू बनाते हैं तो यूं इस तरह करके दिखाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब है कि आपने इसको बीच में से आधा काटा हुआ है और आप उसकी स्लिट्स दिखा रहे हैं। अब बेटा मैं बार बार इस लेक्चर में ये चीजें तो नहीं ना बना सकता, आपको पता है मुझे एक बनाने में कितनी देर लगी। अब मैं आपको साइड व्यू जब भी दिखाऊंगा तो मैं यूं करके इस तरह करके दिखा दूंगा, यानी मैंने अब ग्रेटिंग दिखानी हो तो मैं यूं ग्रेटिंग दिखा दूंगा ऐसे। अब इस ग्रेटिंग के अंदर स्लिट्स हैं, साइड से दिखा रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी स्लिट्स हैं, मैं वो बार बार नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब अब इस पूरे लेक्चर में कभी ग्रेटिंग की चलो इस तरह पिक्चर बना दी, लेकिन ज्यादातर इस तरह बनी हुई होगी, पेपर में भी इस तरह बनी हुई आती है, पेपर वाला भी उसकी सारी स्लिट्स हर दफा नहीं दिखाता। अब आप देखें, जब इसको यहां से आकर लाइट लगती है, यूं यूं ऐसे दिखा दी लाइट आपने, तो एक सेंट बिल्कुल सामने ना स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है। मैं सामने जो स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट बनता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। यानी ये देखें, ये सर आप, यहाँ पे भी फिन स्पेसिंग होगी या फिर कुछ और होगा? मैं बताने लगा हूं, ये देखें, ये ग्रेटिंग है, ठीक है ना? ये ग्रेटिंग साइड से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है कि नहीं? और यहां से लाइट आकर लगी तो यहां पर ना सामने लाइट सीधी स्क्रीन पर, सामने दीवार है या जो कुछ भी है, यहां पर एक बड़ा ब्राइट स्पॉट बनाएगी, और एक ब्राइट स्पॉट इधर ऊपर बनाएगी, और एक ब्राइट स्पॉट इधर ऊपर बनाएगी, एक ब्राइट स्पॉट नीचे बनाएगी, और एक ब्राइट स्पॉट यूं नीचे बनाएगी, ठीक है? ये इसको कहते हैं, इसको छोटे n इज इक्वल टू 0 से जाहिर करते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सर इधर बेसिकली तो इसका मतलब है कि जिधर जिधर ब्राइट लाइट हो रही है उधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जी बिल्कुल। और फिर यहां पर इसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। फिर इसे कहते हैं जी सेकंड मैक्सिमा, ठीक है कि नहीं? और इधर देखिए, ये n इज इक्वल टू 1 है, इधर n इज इक्वल टू 2, छोटा n,
ठीक है ना, और इधर n इज इक्वल टू 1, इसे भी फर्स्ट मैक्सिमा कहते हैं, और इधर n इज इक्वल टू 2, इसे कहते हैं सेकेंड मैक्सिमा। जरूरी नहीं कि ये 5 ही बने, इधर और भी बन सकते हैं, यहां पर भी कुछ और बन सकता है, और यहां पर भी बन सकता है, ठीक है कि नहीं। और बाज दफा आप में से किसी ने मुझे एक दफा क्वेश्चन भेजा था, मैंने कहा था ये मैंने भी टॉपिक पढ़ाया नहीं है। बाज दफा इस तरह होता है कि ग्रेटिंग यूं पड़ी होती है और स्क्रीन को यूं फोल्ड कर देते हैं, ऐसे स्क्रीन इस तरह फोल्ड कर देते हैं। इस तरह फोल्डिंग स्क्रीन जब हो तो उसमें फिर ये होता है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा इधर बन गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, ये सेकंड मैक्सिमा आ गया, मुमकिन है थर्ड यहाँ आए, यहाँ फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, और ये थर्ड मैक्सिमा। सेंटर में n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 2, ये थीटा 1 एंगल, ये भी थीटा 1, फिर ये थीटा 2 और ये थीटा 2, ये इस तरह से बनते हैं। आए हम अब इन्हें 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूंगा। सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में, जो n उनकी काउंटिंग है, छोटा n उनकी काउंटिंग है, सेंट्रल मैक्सिमा को n इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइड पे फर्स्ट देखें, ये जो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है ना, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, उसके लिए छोटा n 0 है, काउंटिंग है उसकी। और उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ एक्सिस मैक्सिमा है, साइड से पे जो बना है, इसको छोटे n इज इक्वल टू 1 से जाहिर करते हैं। उसके बाद जो सेकंड बनता है उसको n इज इक्वल टू 2 से जाहिर करते हैं। ये उनकी काउंटिंग है सिंपल, कि दोनों सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों तरफ कितने बने। आइए देखें क्या, ये चीज देखें, नोट करें, देखें ये ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग की स्लिट्स होगी, ये ग्रेटिंग की स्लिट्स हैं बहुत सारी, पीछे से इनको आकर लाइट लगी, ठीक है ना। तो इसमें से बेटा जो लाइट बिल्कुल सीधी गई है ना, जो बिल्कुल सीधी सामने की तरफ जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं, यानी उस वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल सीधा सामने आया है, यूं आके जो इन फेज है, तो यूं मिलेगा, ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बार मुझे एक बच्चे ने कहा, सर आप जब डायफ्रैक्शन बना रहे होते हैं तो कभी आप ना ऐसे करके ये डायफ्रैक्शन साइड से दिखाते हैं, कभी आप यूं दिखा देते हैं, ये अब ये दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसी लेक्चर में ये बनाना शुरू कर देते हैं एरोस। मुझे समझ नहीं आती कि कब ऐसे ये रेड एरोस ये बना रहे हैं आप, ये क्यों बना रहे हैं और वो सर्कुलर क्यों बना रहे हैं। तो मैंने उसे बताया कि बेटा बात ये है कि जब मैं ये इस तरह करके सर्कुलर बनाऊं ना, यूं, तो मैं वो वेव फ्रंट्स दिखा रहा हूं, और जब मैं यूं करके एरो दिखाऊं इस तरह करके, तो एरो जब दिखाऊं तो आप समझे कि मैं उसी वेव फ्रंट की एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा हूं, और जब यूं दिखाऊं तो इसका मतलब है अब मैं उसी वेव फ्रंट की एनर्जी इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, और जब मैं यूं बनाऊं तो आप समझे कि मैं उन्हीं वेव फ्रंट्स की एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो मैंने कहा जब एरो बनाऊं तो समझें कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को देख रहा हूं, जब वेव फ्रंट्स दिखाऊं तो ओवरऑल सब कुछ दिखा रहा हूं। अब गौर से सुने, सेंट्रल मैक्सिमा, थोड़ा सा ऊपर करना सर, जी थोड़ा सा ऊपर सर। जी बेटा ये ऐसे ही। नोट्स आपको पूरे मैंने भेज भी दिए हैं, और अब दोबारा भी भेज दूंगा, जिन पे मेरे अपने हाथ से जो लिखा हुआ है वो भी भेज दूंगा। ये देखें, ये देखते जाए, यहां से ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, यूं। अब इसमें से ये देखें, जो ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल सीधा गया है, ये वाला, अब मैं इसे बना रहा हूं, ये जो बिल्कुल सीधे की तरफ आ रही हैं, ये इन फेज आ रही हैं सारी, और ये जब मिलेंगी, अच्छा ये देखें, ये यूं करके, ये यूं, आप मुझे बताइए, ये सारी वेव्स इन फेज नहीं जा रही हूं? ये आपको तो बड़ी थिक नजर आ रही है ना, लेकिन ये बीम इतनी को थिक 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 नहीं है, इतनी कम, मतलब आप समझे कि समझे 1 मिलीमीटर के अंदर ये आई हुई है, थुनसी हुई है ये सारी वेव्स बेशुमार। तो ये सारी जब सामने जाकर दीवार पर गिरेंगी तो ये एक ब्राइट स्पॉट बनाएंगी वहां पर, ये सारी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और हम इनको जब शो करते हैं, जब पेपर में ही आएगा तो ये पेपर में इस तरह करके आएगा।
इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइटेस्ट होता है, सबसे शार्पेस्ट होता है। सेंटर में जो लाइट आती है ये सबसे ब्राइटेस्ट होता है। ये देखें यहां पर, आपको मैं पीछे ले जाकर दिखाता हूं इसको। ये central maxima represented by n is equal to 0 theta. These beams will form central maxima, bright spot at the center of the screen. ये सारी देखें इन फेज है, मेरे बनाने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। Collectively this beam is represented by a single line in the second diagram. It is the brightest of all. It is very sharp. ये सामने बनेगी। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? हेलो, नो सर। ठीक है सर मेरा जी, मैं सर, अभी सुन, जो आप थे उसमें आपकी कहाँ आवाज कहाँ पे कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं मैसेज में लिख देता हूँ। अच्छा, मुझे छोटा एन, बेटा छोटा एन होता है, मैंने आपको छोटा एन होता है काउंटिंग व्हाट, वेयर इज इंटरफेरेंस अकरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, वेयर इज इंटरफेरेंस। बेटा ये एक मेरी बात सुने, ये सारी ये जो इतनी यहां पर आपको बीम दिखाई है ना, ये सारी आप नोट तो करें, ये बड़ी करीब करीब है। ये आपको इस तरह मैंने जूम आउट करके खुले खुला दिखाई है, लेकिन एक्चुअली ये वेव्स ऐसे जा रही हैं, इस तरह की वेव्स हैं ये, ठीक है कि नहीं? ये वेव्स इस तरह की हैं। और जब आप बंदे को जाहिर है ये आंख इस तरह देखे या ये दीवार पर नजर आए तो सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पे नजर आएंगी। मुझे समझ आई बात आपको? ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर अभी भी कर रही है। हेलो, ठीक है जी सर। ठीक है, ये सारी मिल रही हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। मैंने आपको बताया ना, बहुत जूम आउट करके हमने बनाई है, बड़ी खोल के दिखाई है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत करीब है। सर तो डायफ्रैक्शन सर ऑफ अगर इतनी लाइट, करीब हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो टच करें एक दूसरे से और फिर जी जी, इंटरफेयर बिल्कुल करेंगी। टच, बिल्कुल टच। ये मैंने आपको बताया ना कि ये 1 मिलीमीटर की बीम है, जितनी थिक करके दिखाई हुई मैंने आपको। जी, हेलो, अच्छा सर, जी सर समझ आ गया। अच्छा अच्छा जी, अब आगे लेकिन चलते सर हैं। एक और सवाल है हाँ हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। सर, ये वेव इस सुराख से निकल के सारे डायरेक्शंस में जा रही है 180 डिग्रीज के अंदर, तो हाँ हाँ, फिर हर तरफ नहीं होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? मैं बेटा उसकी भी बात करता हूँ, पर इनमें ये तो उनमें से एक पर्टिकुलर मैंने वो सिर्फ उस वेव फ्रंट का वो हिस्सा दिखाया है जो सीधा आ रहा है। ये मैंने पूछे क्या किया, ये डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज को कि ये देखें, ये वेव फ्रंट्स में ये देखें इस तरह करके थे ना। हाँ, तो आप कह लें कि यूं उन्होंने डायफ्रैक्ट किया, और उस डायफ्रैक्शन का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो सीधा आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो उस वेव फ्रंट में जो बिल्कुल सेंटर की तरफ एनर्जी सीधी जा रही है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं? हेलो, ये बात जी समझ में सर। आई? अब आ जी जाता सर है, समझ गए। अब ये देखें, ये आपके सामने एक और चीज आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा represented by small n is equal to 1 और theta is equal to on both sides of central maximum। ये जो चीज है, इसको देखें आप गौर से, ये मैं अब आपके सामने बनाने लगा हूं, इसको दोबारा समझाऊंगा, बड़े गौर से आपने देखना, ठीक है कि नहीं? ये चीज ये ऊपर भी बनाया और नीचे भी, दोनों तरफ, इसको मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहाँ आ जाओ जी। बेटा एक स्कूल में ना रेस हो रही थी, बेटा एक स्कूल में क्या हो रही थी, रेस हो रही थी, ठीक है कि नहीं? ये एक स्टूडेंट खड़ा था, और ये एक स्टूडेंट खड़ा था, ये एक स्टूडेंट खड़ा था, और ये एक स्टूडेंट खड़ा था। अब ये इन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि तीनों एक ही स्पीड से भागते थे, तीनों चारों चारों के चारों ये स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक ही स्पीड से भागते थे, और फिनिशिंग लाइन पर एक ही टाइम पे पहुंचते थे। तो जो उनका वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर था ना, उसने कहा मजा नहीं आ रहा ना, तो उसने जस्ट टू क्रिएट फन उसने ये काम किया। इनके देखे थे दरमियान में डिस्टेंस था छोटा डी, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या था, छोटा डी, ठीक है कि नहीं? तो उसने ये किया कि फिनिशिंग लाइन यहां से उठा दी, जहां से डॉटेड लाइन से, और उसके बजाय फिनिशिंग लाइन उसने ये बना दी, ऐसे बना दी। ऐसे इससे क्या हुआ
इस फिनिशिंग लाइन का नुकसान ये हुआ कि जो ये वाला सोल्जर था, जो स्पाइस लड़का था ना, जो इधर बैठा था, वो यूं भागा, क्योंकि ज़ाहिर है उसने 90 डिग्री पे उसे फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी थी। ये वाला यूं भागा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जरा चेंज कर लेते हैं। यूं, इस तरह से फिनिशिंग लाइन यूं बन गई। ये वाला जो सोल्जर है ये यूं भागा और ये वाला यूं भागा। ठीक है, ऐसा भागने से हुआ क्या, सब अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो गए। सब अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो गए, डेविएट हो गए। ये एंगल थीटा डेविएट हुआ, ये भी एंगल थीटा डेविएट हुआ, ये भी एंगल थीटा, सब यूं डेविएट हुए। फिर अब और आगे सुनते जाएं। यहां से मैं एक डॉटेड लाइन लगाता हूं यूं 90 डिग्री, यहां से डॉटेड लाइन लगाता हूं यूं 90 डिग्री, यहां से ये डॉटेड लाइन लगाता हूं 90 डिग्री। अब पूछें अब क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग। बात ये है कि जो स्टूडेंट S4 है और ये S3 है और ये स्टूडेंट S2 है, ये स्टूडेंट S1 है। ठीक है, अब आप देखें जो इसमें बेईमानी हुई है वो ये हुई है कि स्टूडेंट S1 जो है, स्टूडेंट S1 जो है वो स्टूडेंट S2 की निस्बत इतना एक्स्ट्रा भागा। क्या भागा, इतना एक्स्ट्रा भागा। और स्टूडेंट S2 जो है वो S3 की निस्बत इतना एक्स्ट्रा भागा। और स्टूडेंट S3 जो है S4 की निस्बत इतना आगे एक्स्ट्रा भागा। ठीक है कि नहीं। और S1 जो है वो S2 की निस्बत इतना एक्स्ट्रा भागा, सॉरी S3 की निस्बत। और स्टूडेंट S1 S4 के पर्सपेक्टिव से इतना एक्स्ट्रा भागा। ये बात आपको एक्स्ट्रा भागने वाली समझ आई है कि नहीं आई है? हेलो, हेलो जी। जी सर। मैं आई से इट अगेन, मैं से दोबारा कह दूं या नहीं? हेलो, हेलो। सब समझ आ गया सर। बाकी सबको भी समझ आई है ये बात जो मैंने कही है? यस सर। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, ये एक पर्टिकुलर एंगल है। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं इसको डायग्राम में यूं दिखाता हूं, यूं। ये डी है, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है और ये डी साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? तो अब आप खुद ये चीज देखो। अब ये बात आ रही है, एक मिनट जी। ये देखें कि ये एंगल थीटाज है ना, तो इसको देखें गौर से, देखें ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। और वो जो एंगल थीटा आपने उधर बनाया है ना, वही एंगल थीटा ज्योमेट्रिकली ये वाला एंगल है। अगर आप नोट करें तो वो जो एंगल थीटा आपने उधर दिखाया है, वो यही एंगल थीटा ये वाला, दोनों बराबर है। सिंपल ज्योमेट्री के थ्रू आप इसको आराम से स्टेब्लिश कर सकते हैं, यही एंगल है दोनों। अच्छा, अब आप लोग नोट करें, ये बात आपने नोट करनी है कि जो जो थीटा बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी, ये चीज, ये रेड लाइन बढ़ेगी, ये रेड लाइन बढ़ेगी। तो जो जो थीटा इंक्रीज करेगा डी साइन थीटा इंक्रीज करेगा। और डी साइन थीटा बढ़ते बढ़ते जब एक पूरी वेवलेंथ के बराबर होगा, उस वक्त पूछे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे, नॉट एन एवरी एंगल, जिस तरह आप अभी कह रहे थे, नॉट एट एवरी एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे इस डी साइन थीटा में जब एक फुल वेवलेंथ फिट होगी, तो फिर ये देखें, अब ये बीम क्या करेगी, जो बीम यूं जा रही एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये सारी बीम आपस में सर वैसे कंसेप्चुअली वेवलेंथ क्या इंटरफेयर नहीं होगी कर। इधर? हाँ सर इधर वेवलेंथ कितनी होगी? बेटा, जो आपने पीछे से इल्यूमिनेट की होगी, जो आपने सेंड की होगी, जो जो मसलन अगर आपने पीछे ग्रेटिंग के पीछे जो भी वेवलेंथ रखी है वही वाली वेवलेंथ होगी। अगर आपने रेड लाइट को यूज कर रहे हैं तो रेड लाइट की वेवलेंथ होगी, और अगर आप ग्रीन लाइट यूज करें तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होगी। ये देखें, ये यूं ऐसे आगे जा रही है, सारे इन फेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं दोबारा साफ सुथरा करके बना देता हूं। ये देखें, ये सोर्स है S1, ये सोर्स S2, ये सोर्स S3, ये सोर्स S4 है। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब यहां से देखें आप लोग,
ये देखें, अब मैं आपके सामने दोबारा बनाता हूँ। ये देखें, फर्ज करें कि इस डिस्टेंस में एक वेवलेंथ फिट हो जाए और यहां पर भी एक वेवलेंथ फिट हो जाए। ये 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 देखें, ये अब वेव्स ये आपस में क्या करेंगी, जाकर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो इसका मतलब है कि सारे स्लिट से निकलने वाली सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं करती, पर्टिकुलर एंगल पर, जिसमें देखें ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, और प्लस अगर आप इसको बनाएं, गौर से देखें, तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये डी है, ये ट्रायंगल है जिसमें ये डी है, ये ट्रायंगल है जिसमें ये डी है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये चीजें सारी बराबर, ठीक है कि नहीं? आप कह सकते हैं सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे बराबर है, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूं, सर एक और बात पूछनी थी। जी जी मैं सर अगर समझ। दो वेव फेज में ना हो तब तो जीरो इंटरफेरेंस होगी ना? क्या क्या दोबारा बोले, आपने क्या कहा? सर दो वेव्स हैं वो फेज में नहीं है, तो हाँ, फिर इंटरफेरेंस तो नहीं होगी ना उसमें? फिर आप हमारी ये सारी बहस ही बेकार हो गई। ये बहस शुरू इस बात से हुई है कि सब सोर्सेज S1 S2 S3 जो है वो सारे इन फेज, वो सारे के सारे क्या है, इन फेज। अब आप देखें, ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो है ये 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं? और आगे देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है, इस तरह जा रहा है, और ये यूं चल रही है मामला। और इस पर्टिकुलर में, पर्टिकुलर पॉइंट में ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ठीक है? आपको बताऊं कि ये देखें, अब ये एक वेवलेंथ ऐसे होगी कि वेवलेंथ यूं होगी, ये यूं होगी, ये यूं होगी, यूं, ये यूं, इस तरह से। तो ये चीज देखें, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल में, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर एंगल थीटा है और ये डी है और ये एंगल बी थीटा है, ये लेंथ जो है 90 डिग्री, ये लेंथ जिसको मैं डी साइन थीटा कहते हैं, ये जब एक फुल वेवलेंथ के बराबर होती है उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये वापस जाए आप, ये ऊपर भी बनती है और नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं, ये बन रही है जनाब, ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, ये इस तरह बनता है। ये देखें, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इस डायग्राम में? हेलो, ये डायग्राम समझ आ गई आपको कि नहीं है? जी सर। और बेटा ये ये zoom जी दोबारा बता, क्या बात है? हेलो सर एक सेकंड ऊपर करें। ठीक है। और ये देखें, ये इसको मैंने यहां दिखाया कि ये आपको लाइन के तौर पर, ये जो नीचे राइट साइड पर नजर आ रहा है, ये इस तरह नजर आएगी। जब पेपर में आएगी तो इस तरह से बनी हुई, पेपर वाला ये इस तकल्लुफ में नहीं पड़ेगा कि वो इतनी लंबी डायग्राम बनाए, उसने ये एक लाइन खींच देनी है। ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा दिखाया आपको, रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट अ लाइन बिलो द सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा। ये डॉटेड लाइन सेंट्रल ऑर्डर है और उससे नीचे ये वाला, ठीक है कि नहीं? और ऊपर की तरफ ये देखें, ये एक ऊपर की तरफ बनी हुई है, ये भी दोनों, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों इस तरह से। समझ आ गई? यानी मतलब इसमें ये देखें, ये सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा x इक्वल टू 1, और ये एक x इक्वल टू 1, दोनों तरफ n इक्वल टू 1, सॉरी। ये जो ऊपर वाला है ये मैंने यहां दिखाया इस डायग्राम में, और ये जो नीचे वाला है ये मैंने इस डायग्राम में दिखाया, ठीक है कि नहीं? ये देखें, तो मसला तो नहीं बेटा? हेलो नहीं सर, वैसे सर सर जो सेकंड ऑर्डर का मैक्सिमा होता है वहां पे डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा होता है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बोलिए वाली बात की। अब आगे चलें, ये तो जनाब था डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज लेस ब्राइटर देन और लेस शार्पर देन द सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? ठीक है, ये साफ अंडरस्टैंडेबल बात है कि जनाब यहां पर आपके पास ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये जनाब आपके पास सेंट्रल ऑर्डर है, ये सबसे ब्राइटेस्ट होता है,
और इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी सेंट्रल बिल्कुल, लोड में। और इसकी इन दोनों की कम होती। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो सर ब्राइटनेस कम क्यों होती है इन दोनों में? ज़ाहिर डायफ्रैक्शन साइड पे लाइट फैल रही है, जब साइड पे लाइट फैलेगी जो लाइट सीधी गई है वो ज्यादा ब्राइटर होगी। ज्यादा एनर्जी बेटा सीधी ही ट्रेवल करेगी ना, साइडों पे जो बेंड कर रही है वो कम होगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा सिंपल ठीक सी है। लॉजिक। ये देखें, ये क्या है? ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। मैंने ये ऊपर वाला भी बनाया है, नीचे वाला भी बनाया है, दोनों तरह बनाया है। और देखें नीचे डायग्राम में क्या बनाया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। मुझे बताइए, मुझे अलहदा से दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है? हेलो, नो सर, सही है। नहीं सर। समझ आ गई सबको कि नहीं? हेलो, जी सर। अच्छा। और जनरल फार्मूला फिर क्या हुआ यार? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जनरल फार्मूला क्या हो गया? d sin theta is equal to n lambda. D is the distance between two adjacent slits, rulings, lines और ducts. और lambda क्या है? wavelength of the wave. और n क्या है? number of maximas. और theta the angle that maximas make with the central maxima. मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो, नहीं सर। अच्छा अब आगे चल। अच्छा अब आपको मजे की बात बताऊं, थ्योरी खत्म हो गई है। अब जितनी मैंने बातें करनी है ना, मैंने इसी की बातें करनी है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है, नंबर के पर्सपेक्टिव से मजे का टॉपिक है। ये यंग्स डबल स्लिट से ज्यादा आसान टॉपिक है। जिसने डायफ्रैक्शन तैयार की हो ना ग्रेटिंग, वो लाजमी उसका क्वेश्चन ठीक होता है। वो शर्त लगा के कह सकता है मैंने क्वेश्चन ठीक किया। क्यों? क्योंकि डेप्थ ही कोई नहीं है। 3-4 तो फार्मूले, 2-3 बल्कि, और वही बार बार घूम के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फिर ऊपर कर दे थोड़ा, मैंने फॉर्मूला ही लिखा। अब इसी फार्मूले को बार बार हम दोहराएंगे, इसी फार्मूले के आगे पीछे हम फिरेंगे। ठीक है कि नहीं है? सही है। तो देखें क्या होता है। अब आगे थ्योरी खत्म हो रही, इसकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। अच्छा बेटा, जिस किसी ने, मैंने ये तकरीबन ना 11 क्वेश्चंस बनाए हैं, 20 साल के पेपर करने, और मेरे 11 क्वेश्चंस एक बराबर। आप इंशाल्लाह ताला ये 11 क्वेश्चंस जो मैं भी आपके सामने करूंगा, 11 या 12, ये करें और पास पेपर से ग्रेटिंग खोल के देखें। इंशाल्लाह अजीज ये सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर दिए। कोई टॉपिक नहीं ऐसा जो इसमें मैंने कवर ना किया हो इन 11 क्वेश्चंस में। ठीक है? डायफ्रैक्शन 20 साल की डायफ्रैक्शन इसे एक लेक्चर में मैंने कवर कर दी इंशाल्लाह। वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात है कि अ ग्रेटिंग विद 600 लाइंस पर मिलीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स। जी, क्या जवाब है इसका? बता सकते हैं मुझे कि नहीं? हाँ जी, इसका सोल्यूशन क्या है जी? सिंपल सी बात है कि d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 600, या 10⁻³ मीटर ओवर 600। तो ये बन जाता है जनाब 1.667 इंटू 10⁻⁶ मीटर। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है यहां तक? हेलो, नो नहीं सर। सर। ठीक है। ये सादा सा एक क्वेश्चन था, ये आना चाहिए। और इसमें फार्मूला कौन सा यूज हुआ है? 1/n। कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है? ग्रेटिंग रूलिंग। ग्रेटिंग रूलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें कितनी स्लिट्स बनी हुई हैं पर मिलीमीटर या पर सेंटीमीटर। कोई इश्यू तो नहीं बेटा यहां तक? हेलो जी, नो सर। ठीक है। अच्छा अब आगे देखें। क्वेश्चन 2, द ग्रेटिंग विद 600 स्लिट्स per millimeter is illuminated with the light of wavelength this. Calculate the number of maximas formed on the screen. जी, वो कहता है कि ये मेरे पास ग्रेटिंग थी। अब मैं उस ग्रेटिंग को आपको ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ उस साइड से। ठीक है, कभी आप देखें इस तरह दिखाएंगे, कभी इसको थिक कर देंगे वो। ठीक है कि नहीं? और कभी वो आपको ऐसे ही करके यूं ही दिखा देगा, उसके दरमियान से वो नहीं दिखाएगा। सर कहता है 550 नैनोमीटर है। जी जी बिल्कुल। अब ये देखें, ये आपके सामने ग्रेटिंग आ गई। ठीक है कि यहां से आपने इसके ऊपर लाइट फायर की। ये लाइट वो थी जो 550 नैनोमीटर की थी। कहां से आप ये लाइट लेकर आए? इसके लेजर लाइट होती, लेजर लाइट आप स्पेशल उस पर मारें ग्रेटिंग के ऊपर,
550 नैनोमीटर की, तो वो आप मोनोक्रोमेटिक बीम है। मोनोक्रोमेटिक बीम क्या होती है? एक सिंगल वेवलेंथ, प्रिसाइजली सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। हम स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम सिंगल वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सिंपल प्लेन व्हाइट लाइट यूज नहीं करते, क्योंकि प्लेन व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, हमने ये मोनोक्रोमेटिक बीम यूज कर दी, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि इसके कितने मैक्सिमास बनेंगे? मुझे तो पता ही नहीं इसके मैक्सिमस कितने बनेंगे, दोनों तरफ कितने बनेंगे, आई डोंट नो। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे इतना तो पता है ना, देखिए मुझे इतना तो पता है ना कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और इस तरफ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो मैं जो इसका फार्मूला है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, उसमें मैं डी की तो चलो जो भी वैल्यू है, थीटा की जगह साइन 90 डाल देता हूं। अब साइन 91 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा जी? हाँ, डी की वैल्यू आप देखें, ये वाली जो ग्रेटिंग थी, ये वाली जो ग्रेटिंग है, इसकी पहले आप देखें पार्ट 1 में भी यही वाली ग्रेटिंग थी, 600 लाइंस पर मिलीमीटर। उसका डी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1.66 इंटू 10⁻⁶। वो यहां पुट कर लें, 1.667 इंटू 10⁻⁶, साइन 91 हो गया। अब वेवलेंथ किसके बराबर आ गई? 550 इंटू 10⁻�9। तो इस तरह से आपके पास, आप मुझे बताइए एन कितना आया? हेलो जी, कोई बता सकता मुझे कि नहीं? 1.667 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 515 10⁻⁻9। जी, कोई बंदा मुझे बता सकता है ये एन कितना आ रहा है? हेलो, कोई बंदा कैलकुलेट करके मुझे बताए। सर 3.03 3.03 अच्छा, 3 मैक्सिमस। 3.03। 3.03 का मतलब ये है, 3.03 का मतलब ये है कि इसके पूछो बनेंगे कितने। इसका मतलब ये है कि एक इसका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, और 2 फर्स्ट मैक्सिमस। ये दो, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3। टोटल कितने हो गए ये जी? 3 ऊपर, 3 नीचे और एक दरमियान वाला, तो कितने बन गए जी? ये 7। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने होंगे जी? 7। हेलो बेटा, मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा, अगर सर इसमें जवाब क्या आया था? 3.03 आया था। हेलो, क्या आया था? 3.03 आया था जी। हेलो, कोई मसला तो नहीं है? सर इधर n जो है, जो हमने छोटा है। कैलकुलेट किया है, छोटा n। हाँ, नंबर ऑफ मैक्स, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम। अच्छा मेरी बात सुने, अगर d साइन 90 इज इक्वल टू n लैम्डा में आप d इज इक्वल टू n लैम्डा कर देते और n इज इक्वल टू d ओवर लैम्डा कर देते, ये n मैक्स होता है ना जी। अच्छा, अगर मेरा ये आंसर 3.999 आता तो फिर मैं क्या करता? यार, अगर मेरा ये आंसर 3.999 आता तो क्या मैं क्या था? हेलो, क्या मैं इसे 4 करता? 4। यस सर। जी मैं नहीं करूंगा इसे 4। पूछे क्यों भला? ट्रंकेट कर देंगे। जी इसको मैं क्यों नहीं करूंगा 4? उसकी वजह यह है कि वो कहना ही चाहता है कि इधर n इज इक्वल टू 1 था, 0 सॉरी, इधर 1 n इज इक्वल टू 1, इधर n इज इक्वल टू 2, इधर n इज इक्वल टू 3, इधर n इज इक्वल टू 1, इधर n इज इक्वल टू 2, इधर n इज इक्वल टू 3। 3.999 का मतलब है जी चौथा बनते बनते रह गया। देखिए ना, चौथे ने यहां बन जाना था n इज इक्वल टू 4 पे। n इज 3.99 का मतलब है नहीं बन सका वो। देयर इज नो फोर्थ मैक्सिमा, बन ही नहीं सका वो। तो बेटा इस केस में आप हमेशा राउंड बिलो करेंगे।
बेटा इसमें आप हमेशा राउंड बिलो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। जी सर, समझ इसमें आ आप गया। हमेशा राउंड बिलो करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं आप कभी भी 3 पॉइंट, इसका मतलब चौथा नहीं बन सका, नौबत नहीं आई उसकी, तो ये आपके पास राउंड बिलो की तरफ जाएगा। अब आगे सर चलते हैं। सर तो फिर जो टोटल हो जाएगा वो 6 हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक देखो ना, 3 ऊपर, n इज इक्वल 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे 6, और एक n इज इक्वल टू 0 वाला भी तो है ना, टोटल 7। 9। ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हमारा बात आ गई थी जनाब, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस कर लिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जब आपने n मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके करना है, तो वो अगर आपका n 3.999 आएगा तो आप 4 नहीं करेंगे, उसको 3 ही रहने देंगे। और अगर 4.9999 आएगा तब भी वो 5 नहीं होगा, 4 ही रहेगा। 4 ऊपर 4 नीचे और एक दरमियान वाला, टोटल 9 बनेगी। यानी इसका मतलब आपका आंसर, अगर ये आपको समझ आ गया, इसको मजीद कहने की जरूरत तो नहीं मुझे जी। अब बेटा ये भी पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने, ये भी आपके सामने जो है ना पेपर का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ स्क्रीन सो दैट इट इज एबल टू सी फर्स्ट मैक्सिमास ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ को आपको मैक्सिमा नजर आएगा। सर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, ये आपके मैंने मेरे स्क्रीन पर मेरे आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 11 है। ये देखिए आया है कि नहीं अभी तक? हेलो? जी सर, आ गया, आ गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए मैंने क्वेश्चंस लिए किधर हैं? सारे पास पेपर से लिए मैं, और पास पेपर्स को मिक्स करके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। यानी ये अगर आपने ये मेरी शीट अभी खत्म की मेरे साथ, तो आप समझें कि आपने डायफ्रैक्शन के पिछले 20 साल के क्वेश्चन सारे कर लिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये मिनिमम स्क्रीन, मिनिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन, इसकी कोई तुक तो नहीं थी ना? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी मेरे पास स्क्रीन है, छोटी है, और मैं चाहता हूं कि मुझे पहला मैक्सिमा तो नजर आए। अब देखें, ये इसमें मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये फर्स्ट यहां बनेगा, n इज इक्वल टू 0 सेंट्रल, और ये कहता है इधर ऊपर फर्स्ट बनेगा और इधर भी फर्स्ट बने। कहता है मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी हो। अब देखें, कोई सवाल है पुट करने वाला कि मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी हो कि मैं पहला मैक्सिमा तो देख लूं। ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये था L/2/200 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। मुझे बताएं ये समझ आया आपको कि नहीं? हेलो? कि L नहीं ओवर, सर, समझ नहीं। यार परपेंडिकुलर ओवर बेस किया यार मैंने, खुदा की कसम। ये देखो, ये चीज क्या है? L/2 नहीं, अगर स्क्रीन की लेंथ L है। हम्म। सर L/400 इज इक्वल जी टू सर। tan थीटा हो जाएगा। हाँ नहीं, 4, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चले अगर कहते हैं तो मैं बना के कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ज्यादा डिटेल से दिखा दूं आपको। जी, ये देखिए। ये वो ये कहना ये चाह रहा है, मतलब जो इसमें बात मैंने बतानी है आपको। जी, वो कहता है ये मेरे पास ग्रेटिंग थी, ठीक है, यहां से मैंने लाइट मारी, ये लाइट यूं निकली ऐसे। कहता है सामने रखने को जो स्क्रीन थी ना वो ही बड़ी छोटी थी। कहता है कि उस पे ये फर्स्ट सेंटर में आके लगा, ये वाला यहाँ किनारे पे आके लगा ऊपर, और ये लगा। और सवाल ये है कि जनाब वो स्क्रीन की लेंथ, ये स्क्रीन की लेंथ है L। अगर ये स्क्रीन की लेंथ है, सेंटर पे n इज इक्वल टू 0 लग रहा है, इधर n इज इक्वल टू 1 लग रहा है, इधर भी n इज इक्वल टू 1 लग रहा है, ये लेंथ फिर कितनी होगी? L/2। और ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस उसने दिया हुआ था 200। अब जो ट्रायंगल बनी वो यूं करके साइड से देखेंगे, तो ये L/2 हो गया, ये 200 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। L/2/200 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जनाब आप देखते हैं, ये
ये आ गया जी, देखें आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन के नहीं? जी आ गया क्वेश्चन के नहीं? हेलो यस सर। जी सर आ गया। ठीक है। अब यार थीटा वैसे सर हमें थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि थीटा कहाँ से आएगा। थीटा के लिए अलग फार्मूला है, वो कौन सा? वही वाला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी की वैल्यू आएगी, वो उसने दी हुई है, वो 1 मिलीमीटर, तो 600 से डिवाइड करेंगे और छोटा एन हम 1 लेंगे और वेवलेंथ जो है वो 550 नैनोमीटर लेंगे। इधर से आपके पास थीटा आएगा, वो यहां पुट होगा तो एल आ जाएगा। तो आप देखें कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से ज्यादा ज्योमेट्री का सर सवाल। डी की वैल्यू कहाँ दी थी? वो उसने वो दिया हुआ ना, ग्रेटिंग विद 600 मिलीमीटर लाइंस पर मिलीमीटर, यहां से डी निकल आएगा। ये जो उसने कहा ना, ग्रेटिंग विद अच्छा 600 लाइंस पर मिलीमीटर, ये जो दी हुई है उससे डी निकल आएगा 10⁻³ ओवर 600। कोई मसला तो नहीं है यहां तक बेटा? हेलो हेलो नहीं सर। ठीक, अब नो आगे सर। जी। अब देखिए, कैलकुलेट द एंगल एसोसिएटेड विद ऑल द मैक्सिमास इन अबव क्वेश्चन 2। ठीक है ना? इसका क्या मतलब? कैलकुलेट द एंगल एसोसिएटेड विद, जी ठीक है कि नहीं? कैलकुलेट द एंगल एसोसिएटेड विद ऑल द मैक्सिमास इन अबव इक्वेशन क्वेश्चन 2। वो देखें, आप देखें, आपको जो डी दी हुई है वो दी हुई है 600 लाइंस पर मिलीमीटर। ठीक है, तो इससे आपने, सॉरी ये तो आपकी ग्रेटिंग रूलिंग दी हुई है ना आपको, ये आपको क्या दी हुई? ग्रेटिंग रूलिंग दी हुई। ठीक है, इससे आपका डी किसके बराबर आ गया? 10⁻³ ओवर 600, वो आपने लिख लिया ये -6 मीटर। और फिर आपको वेवलेंथ दी हुई है 550 नैनोमीटर। ये लेकर आप स्टेप 1 देखें, कैलकुलेट द एंगल्स एसोसिएटेड विद ऑल मैक्सिमास कहना चाहिए। स्टेप 1 करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा। सर मुझे पिछला वाला क्वेश्चन नहीं सही तरह समझ आया। सर मेरी इसकी वैल्यू ही गलत आ रही है, मेरी कोई मैथ एरर आ रहा है मेरे तो। मैथ एरर तब आता है जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, और वो तभी आएगा जब आपने डी की और वेवलेंथ की वैल्यू सही कन्वर्ट नहीं की। आप वेवलेंथ 550 इंटू 10⁻৯ पुट करेंगे और डी की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना, या 1 मिल उस वजह से गलत है। ये जो वैल्यूज यहाँ प्लग्ड इन है ना, इनको दोबारा पुट करो, ठीक आंसर आएगा, वरना वो आपका आपने फिर कोई जरूर कोई और, इससे आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर गलत आ रहा है तो आपने कैलकुलेटर का यूज उसको गलत किया, आपने वैल्यूज प्लग इन ठीक तरह से नहीं की। ठीक है, ये बिल्कुल जो सामने दी हुई है ना, ये बिल्कुल ठीक है। हेलो, सर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं? मैं वो बताने लगा बट अभी कैलकुलेट, ये एंगल आप, ये आंसर्स लिखे हुए हैं साइड पे बेटा, ये नहीं जो आई मीन लिखे, डायग्राम पे कौन से एंगल्स हैं जो मैं वो बताने लगा। मैं डायग्राम अभी साथ साथ बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये थी बेटा आपके पास ग्रेटिंग। ये असल में पुराने क्वेश्चन, जो पिछला पार्ट चल रहा है ना उसी से लिंक हो रहा है। जो वो पुराना पार्ट था ना उसी, देखिए ये ग्रेटिंग है। इस ग्रेटिंग पे बेटा ये लाइट आकर लगी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा बना, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा बना, ये सेकंड मैक्सिमा बना, ये थर्ड मैक्सिमा बना, ये फर्स्ट मैक्सिमा बना, ये सेकंड मैक्सिमा बना, ये थर्ड बना। आपसे जो एंगल उसने मांगे हैं वो ये वाले मांगे हैं, θ1, θ2, θ3, और इस तरफ भी θ1, θ2 और θ3, ये वाले एंगल मांगे हैं आपसे उसने। ठीक है, सर। और ये 7 आंसर्स भी दिए हुए हैं ऊपर, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला, फर्स्ट मैक्सिमम θ1 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मैक्सिमम इसके लिए छोटा n 1 होगा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा में आप d की जगह पुट करेंगे 1.667 इंटू 10⁻⁶ साइन ऑफ θ1
छोटे एन की जगह 1, वेवलेंथ की जगह 550 नैनोमीटर है तो -9, तो इससे आपके पास θ1 आ जाएगा, साइन ऑफ θ1 550 10⁻⁹ ओवर 1.667 इंटू 10⁻⁶, इससे आपका θ1 आ जाएगा, वो आता है 19.3 डिग्री। कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक? हेलो, नो सर। ठीक है। और सेकंड मैक्सिमा का एंगल आप कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूं। इसी फार्मूले को यूज करेंगे, d sin θ2 इज इक्वल टू, छोटे एन की जगह 2 डाल देंगे, 1.667 इंटू 10⁻⁶ साइन ऑफ θ2, 2 और वेवलेंथ की जगह 550 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे, तो θ2 आपके पास आ जाएगा, वो मैंने 41.3 डिग्री, इस तरह से आ जाएगा। और फिर थर्ड मैक्सिमा का एंगल आप कैसे निकालेंगे जी? तो θ3 आपके पास आ जाएगा, और वो ऊपर एंगल दिया 81.8 डिग्री जी। यूं आपके एंगल निकल आएंगे। और आप ये चीज देखें कि मुझे चूंकि ये एंगल जरूरत पड़ेंगे भी आगे, क्योंकि अगले क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन के डाटा से सारा 20 साल के पेपर इकट्ठे कनेक्ट किए। पहला आंसर है मेरा 19.3, दूसरा है 41.3 और 81.8। मैं इन्हें नोट कर लेता हूँ ऐसे यहाँ पर, ये मेरे काम आने वाले, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट क्या कहते हैं जनाब, वो by looking at the answers may we conclude that θ2 is bigger than twice of θ1 and θ3 is bigger than thrice of θ3। बेटा ये एक फजूल सा सवाल है, मुझे ये आपसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर में हर तरह का, असल में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग खुद आसान टॉपिक है ना, तो जब ज़ाहिर है फिर 20 साल में क्वेश्चंस बनाने, उन्होंने वैरायटी भी बनानी होती है, तो फिर फजूल फजूल सवाल भी बीच में डाले। अब देखें, ये पहला एंगल जो है ना 19.3 डिग्री था, जो सेकंड मैक्सिमा बना वो 41 पॉइंट कुछ पे बना था, ठीक है कि नहीं? ना आपको ना यकीन है तो मैं यहाँ वो लिख देता हूँ, ये देखें, ये वो एंगल था 41.3 डिग्री। सर नहीं बनेंगे हाँ सर, गलत है ये स्टेटमेंट्स। नहीं, आप खुद देखें, 41 जो है, क्या 41 19.3 के डबल से ज्यादा नहीं है? ये जी सर। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और आप 38 एग्जैक्ट आंसर आता है, उससे 38.6। बड़ा तो है ना, उसने यही पूछा कि क्या θ2 θ1 के डबल से भी बड़ा है, तो जी डबल से भी बड़ा है, क्योंकि अच्छा θ1 के सर, डबल से बड़ा है वो। और आप देखें θ3 जो है वो θ1 के ट्रिपल से भी ज्यादा है, वो देखें 81 जो है 19.3 के थ्राइस से भी बड़ा एंगल है, देख लें 41.3 is bigger than twice of 19.3 and 81.8 degree is bigger than thrice of 19.3। ठीक है कि नहीं? तो ये छोटा सा सवाल है जी, बिल्कुल बड़े हैं, क्यों नहीं बड़े? अब ये भी पेपर का क्वेश्चन है, मैंने उसी को उठा दिया, कहता है अच्छा जी ग्रेटिंग को रोटेट करूंगा तो क्या होगा? बहुत सादी सी बात है, आप ग्रेटिंग को रोटेट कर देंगे तो पूरा पैटर्न ही रोटेट हो जाएगा। अगर आपने इस ग्रेटिंग को ऐसे कर दिया, ग्रेटिंग को आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यूं कर देंगे, तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से, मुझे कुछ देने का शौक नहीं था कि ग्रेटिंग रोटेट करेंगे तो सामने स्क्रीन पर सारा पैटर्न रोटेट हो जाएगा, उसी स्क्रीन पर अब इस तरह पैटर्न बन जाएंगे,
इस तरह बन जाएंगे। ये आपका n इज इक्वल टू 0 इधर आ गया, ये आपका n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 3। वही पैटर्न्स अब ऐसे है, इस तरह बन जाएंगे। बेटा इसमें कोई समझाने की जरूरत तो नहीं थी। हेलो, सादा सा असूल। उसने कहा ग्रेटिंग रोटेट करूंगा तो क्या होगा, आप उसे कहें स्क्रीन पे बना पैटर्न सारा रोटेट हो जाएगा। उसने कहा ग्रेटिंग 90 डिग्री रोटेट करूंगा, उसको पैटर्न भी 90 डिग्री रोटेट होगा। आप देखें पहले पैटर्न ऐसे आ रहा है, अब वही पैटर्न सारे का सारा यूं बन गया। मुझे बताएं इसका कोई मसला तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे कि नहीं? हाँ कर लेंगे सर। सादी सी बात। उसने कहा ग्रेटिंग रोटेट करोगे तो वो पहले अगर वर्टिकल लाइन में आ रहे थे कलर्स तो वो सारे कलर हॉरिजॉन्टल लाइन में चले जाएंगे। ग्रेटिंग को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो पैटर्न भी पूरा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सर मेरा सवाल है, अगर हम जी, इसको जी। नीचे की तरफ टिल्ट करते हैं तो वो नीचे की तरफ बन जाएगा पैटर्न? जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटिंग को टेढ़ा करोगे, मसलन अगर फर्ज करें आप ग्रेटिंग को, मैं इसको चले दोबारा सबसे एंड में चला जाता हूँ, यहां ले जाता हूँ एंड पे। ये देखिए, ये ग्रेटिंग थी, यहां से यूं जा रहा था पैटर्न, ये सामने पैटर्न यूं बना था, ऐसे बना होता। फर्ज करें वॉल पे वाई एक्सिस के पैरेलल पैटर्न बन गया यूं। ठीक है, आपने ग्रेटिंग रोटेट कर दी उसको। पहले ग्रेटिंग अगर ऐसे थी, उसका एक्सिस यूं था, आपने ग्रेटिंग यूं कर दी। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि उसको ग्रेटिंग को टिल्ट कर दे नीचे की तरफ। जी बिल्कुल। मैं वो भी बात देखिए, ये ग्रेटिंग इस तरह से, ये सामने दीवार पर यूं यूं पैटर्न बनेगा यूं। ठीक है कि नहीं? ऐसे ऐसे आप ग्रेटिंग को यूं टेढ़ा कर दें तो जनाब फिर सारा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा, दीवार के निचले हिस्से पे चला जाएगा। समझ आ रही? जी सर, सुन रहा हूँ। और अगर फर्ज करें एक और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी बात करता है। ठीक है, ये अब ये देखें, ये क्वेश्चन क्या वैसे अब तक हमेशा यही होता है कि आपको एक ही वेवलेंथ देते हैं जिस पर अपने एक लाइट वेवलेंथ मारी। अगर कहते हैं ग्रेटिंग इज इल्यूमिनेटेड विद टू वेवलेंथ्स साइमल्टेनियसली, इफ ग्रेटिंग इज इल्यूमिनेटेड विद टू वेवलेंथ्स साइमल्टेनियसली, तो फिर क्या होगी? ग्रेटिंग लिखा हुआ है, मैं इसका डी हटाता हूं और टिंग बना देता हूं इसको। हाँ जी, if grating is illuminated with two wavelengths simultaneously 500 nanometer or 600 nanometer, which first order maxima corresponds to the two wavelengths? जी, ये देखें यहां पर थोड़ा सा इसको हल करने की जगह नहीं रही। आए जरा हम इसको थोड़ा सा किसी खाली जगह पे कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, यहां हमारे पास खाली जगह। जी, ये देखें, ये आपके पास एक ग्रेटिंग है, आपने पीछे से जो बीम मारी है उसके ऊपर, वो बीम मोनोक्रोमेटिक नहीं है, प्योर मोनोक्रोमेटिक नहीं है। उसमें 500 नैनोमीटर भी है, 600 नैनोमीटर भी है। कहता है एक तो सामने ब्राइट स्पॉट मिला, जब सामने ब्राइट स्पॉट था वो तो मिक्सचर ऑफ टू कलर्स था, वो तो कहता है अनडिस्टिंग्विशेबल होगा, उसमें दोनों कलर प्रेजेंट होंगे। लेकिन कहता है दोनों का जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है वो थोड़ा फर्क बनेगा, एक का ऊपर बनेगा एक का नीचे, इस तरह बनेगा, इस तरह। यानी इसको आप कलर अगर देना चाहे तो फर्ज करें कि एक वेवलेंथ का जो है ना वो यूं बनेगा, ये सर यूं। जिसकी कम वेवलेंथ है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। जी सर जिसकी कम वेवलेंथ है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। क्या मतलब? सर जिसकी मतलब नहीं, पहले सर मुझे बताएं कि चले मैं इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको ए कह देता हूं, बी कह, ए किससे तल्लक रखेगा और बी किससे तल्लक रखेगा? जी सर जी, जो ज्यादा लंबी वाली वेवलेंथ है वो ज्यादा डायफ्रैक्ट होगी ना। बिल्कुल सादा सा हिसाब है, आप ये बात रट्टा लगा रहे हैं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो ये 600 वाला है बेटा, ये कौन से वाला है? ये 600 वाला, और ये जनाब 500 वाला। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो, जी सर, समझ आ गया। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, आप देखें इसी के ऊपर, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात कहूं। अगर आप ग्रेट सर जी, किसी ने कुछ बात पूछनी है? हेलो, सर ये रेड लाइन है या रेड लाइट भी है, ये जो 600 वेवलेंथ? नैनोमीटर जो होती है वो तकरीबन रेडिश होती है, और 500 सर नैनोमीटर जो है लेकिन वो वो ब्लूइश होती है।
700 नहीं होती, आपने पहले 700 उसका 700 आई एक थिंक एंड है, 600 पर ऑरेंजिश बिहेवियर शुरू हो जाता है। 600 से लेकर 700 तक रेड का एक शेड एंड हो रहा होता है, 600 से ब्राउनिश सॉरी ये ऑरेंजिश शेड शुरू हो चुका होता है। सर गूगल पे लिखा था 620 से लेकर 750 तक है रेड। बेटा ये तुम किसी बुक में देखोगे फर्क फर्क लिखी, लेकिन मैंने जो आपको 700, ठीक है सर, अरे ठीक इतना है ही सर, है। ठीक, आप एक और गूगल करें किसी ठीक। और वेवलेंथ पे, उधर कुछ और लिखा होगा, स्लाइटेस्ट डिफरेंस, इसी तरह से ही चल रहे हैं। 600 पे जी सर। ऑरेंजिश बिहेवियर शुरू हो जाता है, रफली 700 तक जाता है, ठीक है ना। 750 मैंने नहीं कभी किसी कैम्ब्रिज के क्वेश्चन में रेफर किया, उन्होंने किया हो कि एज ए रेड लाइट आ रहा, ठीक है कि नहीं। 680 तक मैक्सिमम रेड लाइट दिखाते हैं। सर जी जी, सर ये कितने सवाल करने हैं आज? अगर आप ये, बस मैं खत्म कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी। अगर आप थक गए तो आप बेशक वो चले जाएं, मैं ये बस इसको खत्म करके दम मैं कर, ताकि मैं ये एक टॉपिक तो बेटा खत्म कर दूं पूरा। हेलो, सही। अच्छा मुझे बता, ठीक है सर। ये मैंने बेटा आप समझे 20 साल का खुलासा तैयार किया जो आपके सामने पेश कर। अच्छा जी, आगे देखें बेटा, इसमें यहां तक तो हो गया। फिर अगली बात है जनाब कि अगर यही एक्सपेरिमेंट जो है, अगर अब आप व्हाइट लाइट के साथ करें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर आप व्हाइट लाइट के साथ करें। जी, ये ग्रेटिंग है, ये सामने स्क्रीन है जी, ये व्हाइट लाइट आपने मारी इसके ऊपर। हाँ, अगर आप व्हाइट लाइट लगाएंगे तो उसमें होगा ये कि सेंटर में तो बिल्कुल सारे कलर्स आ गए, सेंटर में रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, ऑरेंज भी होगा, सारे कलर्स होंगे और वो मिलकर एक व्हाइट पैटर्न बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो n=1 है ना, वो फैला हुआ होगा, ये देखिए यूं। उसका जो ऊपर वाला एंड है ना, वो रेडिश होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है यूं। और जो उसका ये वाला एंड होगा वो ब्लू होगा, और बीच में सारे कलर्स होंगे यूं, ठीक है। और इस तरफ भी यूं ही होगा, ठीक है कि नहीं। अगर आप कहते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर ये पिक्चर कहीं मिल जाए। मैं आज सुबह जब ये बना रहा था आपके लिए तो आई बस, मैंने ना एक उसमें ये पिक्चर कहीं रिकॉर्ड की थी अपने पास कि मैं आपको ये पिक्चर दिखा सकूं। अब अल्लाह करे वो पिक्चर मुझे मिल जाए। अच्छा, Diffraction grating, an optical device with a coated surface of very fine lines used to separate incoming light into its different elements, often used in devices, filters. नहीं सर जी जी, सर मॉक्स के लिए अगर सिर्फ ये ग्रेटिंग की आपकी वीडियो देख के जाएं तो ग्रेटिंग हमारा हो जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने इस तरह तैयार किया है कि ये ज़ाहिर है मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ इस वक्त, तो फिर मैंने इस तरह तैयार किया कि आप पास पेपर का एक क्वेश्चन भी ना करें, सिर्फ ये करके चले जाए ना, तो इससे हो जाएगा सारा। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई चीज छोड़ो नहीं। सर ये मॉक्स में हमारा इसकी ये तो ग्रेटिंग का तो है, लेकिन बाकी जो वेव्स का होगा उसके लिए प्रैक्टिस करने की नहीं देर तो नहीं है, क्योंकि फिर अब हमारा वेडनेसडे का पेपर है तो उसके सर हमारी उसकी प्रैक्टिस तो इतनी नहीं हुई होगी। तो आप बाकी टीचर हैं वो फिर उसकी मार्किंग जो है वो उसकी थोड़ी लीनियंसी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बेटा मेरी बात सुनो, देखो ये जो मैं अब इसका बेटा अल्लाह पर भरोसा करके इस अच्छा ये देखो, इस एक मिनट यार, इसकी पिक्चर वो मैं जो मेन दिखाना चाहता हूँ ना वो उसने शुरू में ही दिखा दी, बस एक मिनट। ये देखिए, इस तरह देखें, ये जो डायग्राम बनी हुई है ना ये वाली, इसी को देखें आप सामने। तो इसमें देखिए आप सारा जो उसने फर्स्ट मैक्सिमा है ना, बीच में व्हाइट है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बना हुआ है। ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? हेलो,
यस सर। तो फिर वो हट जाती है। वो बिल्कुल ही, मैं इसको दिखाना वही चाहता हूँ। चलें यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, ये सारे कलर्स, और इसमें देख लेंगे, ये मैं आपके सामने इसको ना दिखाता हूँ बड़ा करके, पिक्चर को रोका हुआ है मैंने इसको। ये देखें बेटा, ये सेंटर में वाइट है, ये देखिए, ये वाइट आ रहा है बीच में, ये सेंट्रल वाइट है जिसपे मैंने ये बनाया है। उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा है जो यहां से यहां तक जा रहा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये जिसपे मेरा रेड लाइन आ रही है, देख रहे हैं आप? और रेड, सॉरी, इसका ये रेडिश इस तरफ है, थोड़ा सा मैं इसको बना के दोबारा दिखाता हूँ। ये व्हाइट लाइट है, ये फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद देखिए, ये फर्स्ट मैक्सिमा ये आ रहा है, या ये इसकी बाउंड्री, ये n इज इक्वल टू 1 है, सारे कलर्स हैं इसमें। फिर ये देखिए, ये n इज इक्वल टू 2 है सारा, देख रहे हैं? वायलेट लाइट अंदर की तरफ है और रेड लाइट एंड की तरफ है। अगर सारी फुल व्हाइट लाइट के साथ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मारी जाए शीट, तो इस तरह से बनती है। बेटा ये समझ आइए, सेंटर में n इज इक्वल टू 0 पे व्हाइट लाइट आ रही, जहां सारे कलर्स इकट्ठे कन्वर्ज कर रहे हैं। अब ये चीज देखें इसको, यहां पर आ जाते हैं जनाब, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? If I have 3 diffraction gratings with n is equal to 300 lines per millimeter, n is equal to 500 lines per millimeter, and n is equal to 700 lines per millimeter, I illuminate them with same wavelength of light. Which of the following corresponds to these wavelengths? ये जी हाँ, बता सकते हैं बेटा कि नहीं? हेलो, जरा स्क्रॉल अप करना, सवाल दोबारा देखना। ये इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये। If I have 3 diffraction gratings with n is equal to 500 lines per millimeter, मुझे बताएं इनमें से d किसका ज्यादा है? जी हेलो, किसका d कम? 1 का डी ज्यादा है, 3 का डी सबसे कम है। तुमने सही पहचाना। इसका मतलब ये है, आप खुद मुझे बताएं कि d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, और साइन थीटा किसके बराबर है? n लैम्डा ओवर d। और यहां से पता चला कि साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। पता चला जिसका d छोटा होगा उसमें एंगुलर स्प्रेड ज्यादा होगी। तो बेटा आप लोग देखो, जो ये वाला है ना, ये आखिरी डायग्राम, ये होगी जनाब 700 लाइंस पर मिलीमीटर रूलिंग, जिसमें ज्यादा लाइंस मार्क्ड है, और ये होगा 500 लाइंस पर मिलीमीटर, और ये होगा जी 300 लाइंस पर मिलीमीटर। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? हेलो हेलो, तो सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी तुम देखो, नंबर सही ऑफ लाइंस। मेरी बात सुनो, तुम यू आर राइट ऑन द टारगेट, तुमने सही बात की है, मेरा दिल खुश कर दिए। तुम गालिबन ये चीज कहना चाह रहे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर d, और फिर तुम्हें पता है कि हमने इस लेक्चर के शुरू में कहीं पढ़ा था कि 1 ओवर d कैपिटल N के बराबर होता है, और वहां से साइन थीटा हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल N। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जी यस, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, यानी वो ग्रेटिंग जिसमें ज्यादा लाइंस पर मिलीमीटर है, उसमें थीटा ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, उसमें थीटा बेटा क्या होगा? ज्यादा स्प्रेड आउट होगा। ठीक है कि नहीं? और फिर यही ग्राफ इधर आ जाए कि साइन थीटा इज प्लॉटेड अगेंस्ट लैम्डा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, व्हाट इज द ग्रेडियंट? तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, n अगर 1 है तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू वेवलेंथ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर डी लैम्डा। साइन थीटा को आप y कह लें, इसको m कह लें, इसको x कह लें।
तो ये आपके पास इस तरह से लाइन बन जाती है। ग्रेडियंट किसके बराबर है? ये 1/d है, इस तरह से। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? हेलो हेलो जी, ठीक है। दोबारा समझा दें। देखो इसमें यार d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, छोटा n1 ले लो क्योंकि उसने फर्स्ट मैक्सिमा की बात की है। तो फिर आप d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, d को उस तरफ ले जाओ, sin थीटा इज इक्वल टू 1/d लैम्डा। तो sin थीटा को अगर आप अपनी y डिक्लेयर कर लेते हैं और लैम्डा को x डिक्लेयर कर लेते हैं तो 1/d आपकी ग्रेडियंट बन गई। तो साइन थीटा को वेवलेंथ के साथ आप प्लॉट करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, किसी और चीज में नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी ग्रेडियंट 1/d या कैपिटल N बन रही है। हेलो, ठीक है यार? जी सर, 1 मिनट इधर ही रख सकते हैं स्क्रीन में, बस स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, अब आप स्क्रॉल कर लें। सर तस्वीर ले ली इसकी, आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखें, ये भी देखें, इसमें भी सिर्फ यही बात बताई है कि बेटा जो कि एंगुलर स्प्रेड है ना वो सेकंड ऑर्डर में मैक्सिमा होता है। बेटा एंगुलर स्प्रेड जो है अच्छा देखिए बेटा जी, इफ ग्रेटिंग इज इल्यूमिनेटेड विद टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर and lambda 2 is equal to 570 nanometer, which wavelength will have maximas at the larger angles? वो तो ऑफ कोर्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो होगी। और प्लस याद रखें कि एंगुलर स्प्रेड जो है ना वो सेकंड ऑर्डर में ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑर्डर में कम होगा। क्यों, ये बाद में फिर मैं किसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे फिर ये बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मैक्सिमा ज्यादा ब्राइटर क्यों होता है या यंग्स डबल स्लिट के? उसकी सीधी सी वजह है कि यंग्स डबल स्लिट में 2 सोर्स होते हैं और इसमें बहुत सारी सोर्सेज हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी व्हाई मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ब्राइटर देन द मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट। तो यानी वो यंग्स डबल स्लिट वाले से जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी ब्राइटनेस कम होती है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो बनती है वो ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें मैनी सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी स्लिट्स लाइट कंट्रीब्यूट करती हैं, तो तब ये चीज बनती है। ठीक है बेटा, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपने बस सिर्फ बेटा इन्हीं को देख लेना है, बस इसके बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मैं इस लेक्चर को अभी खत्म करूंगा। ठीक है कि नहीं? इजाजत आप सब लोग यहाँ पर। सर ये नोट्स सेंड कर दीजिएगा। ये मैं सेंड कर, वैसे मैंने ये